बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक और दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग यानी एनडीए के 38 घटक दलों की बैठक से यदि कुछ स्पष्ट है तो यही कि दोनों पक्षों ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यह समय ही बताएगा कि दोनों पक्षों के साथ जो दल खड़े हुए वे लोकसभा चुनाव तक जहां हैं वहीं बने रहेंगे या नहीं, क्योंकि अपने देश में अंतिम समय तक पाला बदलने का खेल चलता रहता है। बेंगलुरु में भाजपा के खिलाफ एकजुट हुए दलों ने अपने गठबंधन का नामकरण इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखा। पता नहीं यह गठबंधन यूपीए यानी सप्रंग जैसा होगा या नहीं, लेकिन इस नाम से यह संदेश देने का प्रयास अवश्य किया गया है कि विपक्षी दल भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कहना कठिन है कि विपक्षी दलों को इस नामकरण का कितना राजनीतिक लाभ मिलेगा और वह जनता को कितना लुभाएगा। वैसे गठबंधन का नाम तय करना ही पर्याप्त नहीं, इसे कांग्रेस अध्यक्ष ने यह कहकर स्पष्ट भी किया कि इस गठबंधन की मुंबई में होने वाली अगली बैठक में एक 11 सदस्यीय समन्वय समिति बनेगी और दिल्ली में उसका एक कार्यालय भी बनेगा। यह साफ है कि समन्वय समिति का कोई अध्यक्ष भी बनेगा। इससे यह तय होगा कि गठबंधन की कमान किसके हाथ होगी। जिस तरह यह कहा गया कि गठबंधन का नाम राहुल गांधी ने सुझाया, उससे यही लगता है कि उन्हें गठबंधन के नेता के तौर पर आगे किया जाएगा। यह भविष्य बताएगा कि क्या अन्य विपक्षी नेता राहुल गांधी को गठबंधन के नेता के तौर पर स्वीकार करेंगे। विपक्षी दल एकजुटता की चाहे जितनी बात करें, उनके लिए गठबंधन का नेता यानी प्रधानमंत्री का चेहरा चुनना आसान काम नहीं होगा। उनके सामने एक चुनौती यह भी है कि वे किस एजेंडे और विमर्श के सहारे चुनाव मैदान में उतरेंगे। केवल यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि मोदी सरकार लोकतंत्र को कुचलने और संविधान को खत्म करने का जो काम कर रही है उसके खिलाफ हम एकजुट होकर लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जहां विपक्ष के सामने खुद को एकजुट रखते हुए जनता का ध्यान खींचने वाले किसी वैकल्पिक एजेंडे के साथ प्रधानमंत्री के चेहरे को प्रस्तुत करने की चुनौती है, वहीं राजग के पास नरेंद्र मोदी के रूप में प्रधानमंत्री का एक लोकप्रिय चेहरा है। उनकी लोकप्रियता भाजपा के लिए एक बड़ी ताकत है, लेकिन जिस तरह लंबे समय बाद राजग के घटक दलों की बैठक हुई और नए सहयोगी जोड़ने की कोशिश की गई, उससे यही संकेत मिलता है कि भाजपा विपक्षी दलों की पहल को गंभीरता से ले रही है। उसे लेना भी चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार की ओर से पिछले 9 साल में तमाम उपलब्धियां हासिल किए जाने के बाद भी उसे सत्ता विरोधी रुझान से दो चार होना पड़ सकता है। विपक्षी दलों की पटना बैठक को आयोजित हुए अभी बहुत दिन नहीं हुए, लेकिन इस बीच विरोधी खेमे में काफ़ी कुछ बदल चुका है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो चुका है और विपक्षी एकता के सबसे बड़े पैरोकार नीतीश कुमार अपने दल में टूट की आशंका से ग्रस्त दिखने लगे हैं। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर होने के कारण नीतीश कुमार की कठिनाई और भी बढ़ गई है। एक अन्य घटनाक्रम के तहत कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को संतुष्ट करने के लिए दिल्ली सरकार को लेकर आए अध्यादेश का विरोध करने का फैसला ले लिया है। इसके बाद आप नेताओं ने बेंगलुरु जाने की हामी तो भर दी है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेता अपने नेतृत्व के फैसले को स्वीकार कर पाएंगे। प्रश्न यह भी है कि क्या अब आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में कांग्रेस पर अपने तीखे राजनीतिक हमले करना बंद कर देगी। इसी तरह एक प्रश्न यह भी है कि क्या बंगाल में कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी के प्रति नरमी बरतने को तैयार होंगे। कांग्रेस को यह पहली भी सुलझानी होगी कि क्या वह बंगाल में वाम दलों के साथ रहने और केरल में उनके विरोध में खड़े होने की अपनी विचित्र नीति पर चलती रहेगी। वास्तव में यह वे प्रश्न हैं जो विपक्ष में व्याप्त अंतर्विरोध को ही दर्शाते हैं। इन्हें दूर करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा।